हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमने सीटेट टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें से 30 क्वेश्चन के 6 टेस्ट हम सीडीपी के ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 7। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लेव वायकोव्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। तो सबसे पहले लेव वायगोत्स्की ने कौन सा दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत। दूसरा नाम इसमें क्या दिया है, समाज संरचना सिद्धांत। तो ये बात भी आप ध्यान रखिए कि नाम में थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। जैसे सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत था, उसका क्या कर दिया, समाज संरचना सिद्धांत कर दिया। तो ठीक है, तो सिद्धांत वो ही है। इसमें क्या बताया है वायगोत्स्की ने कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो जैसे जैसे समाज के संपर्क में अपने से ज्यादा जानकारी, यानी जैसे जैसे वो समाज के व्यक्तियों के संपर्क में आएगा उसके ज्ञानात्मक पहलू का विकास होता जाएगा। वाइगोत्स्की ये मानते हैं। ठीक है, यानी समाज को इन्होंने इम्पोर्टेंट बताया बच्चे के ज्ञानात्मक विकास के लिए। जैसे बच्चा एक सीमा तक खुद जान लेता है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना, बाद में उसको क्या करता है, किसी अधिक जानकारी की जरूरत पड़ती है सहायता के लिए। ठीक है, ताकि वो उसका अच्छे से मार्गदर्शन कर पाए। तो उसको वाइगोस्की ने कहा था एमकेओ, मोर नॉलेजेबल अदर कहा था। और ये जो सहायता है इसको क्या कहा वाइगोस्की ने, पाड़ या ढांचा या स्केफोल्डिंग कहा था। ठीक है, और जहां तक बच्चा खुद कर लेता है विकास, वो समीपस्थ विकास हो गया, और वहां उसको ज्यादा जरूरत की जानकारी की जरूरत पड़ती है, वो यानी एक सीमा तक खुद कर लिया बच्चे ने, यानी उसका जो विकास का क्षेत्र था समीपस्थ विकास का, उसको कहा था जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहा। बाद में उसको अपने से ज्यादा जानकारी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये सब वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में बताया। और एक इन्होंने क्या कहा है कि बच्चा जो अपने आप से आत्म वार्ता करता है, वो भी उनके विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है, वो भी वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में कहा है। यानी वार्तालाप को इम्पोर्टेंट बताया और समाज को, ठीक है, उसके ज्ञानात्मक विकास के लिए समाज और जो निजी वार्तालाप करता है बच्चा, वो उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ये कहा है वायगोत्स्की ने। तो इसमें आपको बताना है शिक्षक होने के नाते आप कौन सी जो विधि है उसको वरीयता देंगे और किसके सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, लेव वायगोत्स्की के। तो पहला है सहयोगी प्रोजेक्ट, दूसरा है मानकीकृत परीक्षण, तीसरा है तथ्यों पर आधारित प्रत्याशा के प्रश्न, चार है वस्तु परक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। तो कौन सा लग रहा है, सहयोग देने की बात की है लेव वायगोत्स्की, तो सहयोगी प्रोजेक्ट आ जाएगा, यानी एक नंबर इसमें राइट हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन है अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होगी, यानी आपकी क्लास में अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं। सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, आपको पता है उनकी क्षमताएं अलग होती है, उनके विकास की जो गति होती है वो अलग होती है। हर किसी की बच्चे की रुचि अलग अलग क्षेत्र में होती है, यानी अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं। जो समस्याएं है कि आपकी क्लास में अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, उन समस्याओं से आप कैसे निपटेंगे वो आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो पहला दिया हुआ है शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, यानी समान रूप से अगर उनका आकलन करेंगे तो कैसे हम जानेंगे कि बच्चा कहाँ है, कौन से क्षेत्र में उसकी रुचि है, किस क्षेत्र में वो जाना चाहता है, तो वो तो नहीं पता है क्योंकि आकलन का तरीका सेम हो गया। अगर हम बच्चे की क्षमता के, उसकी जो गति है, वो जो क्षेत्र है, उसके हिसाब से अगर उसका आकलन करेंगे तो हम जान पाएंगे कि बच्चा क्या सीख रहा है और क्या नहीं सीख रहा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग उनको नामांकित करना, तो ये तो क्या हो जाएगा, एक ग्रेड देने वाली बात होगी, ये भी नहीं। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। हाँ, बच्चों से बात करेंगे, बच्चों से जानेंगे, समझेंगे कि बच्चा आखिर चाहता क्या है। तो हम समझेंगे कि आखिर बच्चे के मन में क्या चल रहा है, उसकी बात को सुनेंगे और अपनी बात उसको बताएंगे, तो वो सही रहेगा। एक शिक्षक होने के नाते आपको ऐसा करना चाहिए। तो 2 नंबर क्वेश्चन का हमारा 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है
आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, यानी जो आकलन है, असेसमेंट है, वो उद्देश्यपूर्ण, यानी उसके लिए हम कोई उद्देश्य रखते हैं कि इस बार जो हम आकलन कर रहे हैं बच्चों से, उसमें हम जानेंगे कि बच्चे ने हमने जो पढ़ाया वो कितना सीखा। अगर नहीं सीखा तो क्यों नहीं सीखा, आखिर उसकी समस्या क्या है? क्या जो जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं वो तरीका सही नहीं है, या जिन शिक्षण विधियों का हम प्रयोग कर रहे हैं वो सही नहीं है, या टीचर और जो बच्चे के बीच में जो एक वार्तालाप, जो एक सामंजस्य होना चाहिए वो नहीं है, क्या है? उस उद्देश्य को क्या मतलब, कैसे उस उद्देश्य की हम पूर्ति करेंगे वो हमें बताना है। इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार होगा। तो आकलन का उद्देश्य भय और तनाव लाना नहीं है, उनके भय और तनाव को तो खत्म करना है हमें। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को पट्टी पुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। तीसरा ये है, केवल वर्ष के अंत में हो। वर्ष के अंत में तो क्या होता है, मूल्यांकन होता है ग्रेड देने के लिए, ताकि बच्चे को नेक्स्ट क्लास में प्रोन्नति दे दी जाए। 4 नंबर पे कह दिए, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाए। तो तुलनात्मक अगर तुलना करेंगे तो बच्चे के अंदर हीन भावना आ जाएगी, ये तरीका भी नहीं। इसमें सिर्फ कौन सा लग रहा है, 2 नंबर ऑप्शन राइट हो सकता है। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि मिलेगी, यानी शिक्षक को ये जानने में मदद मिलेगी कि उसका पढ़ाया बच्चों ने कितना सीखा, और विद्यार्थियों, ताकि उनको ये पता चलेगा कि उनकी आखिर कमी कहाँ है, ताकि वो चीज को सुधार सके। तो ये इसमें राइट हो जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होती है, यानी जो एनसीएफ है वो क्या कहता है कि एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होनी चाहिए। क्या जो शिक्षक है वो सत्तावादी होना चाहिए, यानी उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ तय होना चाहिए, या अधिक नायकीय होना चाहिए, यानी वो कक्षा का नायक होगा, उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ चलेगा कक्षा में, वो ही सब नियम रूल रेगुलेशन बनाएगा। अनुमति परक होनी चाहिए, यानी उसकी अनुमति से सब काम होने चाहिए। 4 है, सुविधा दाता होना चाहिए। तो यही कहता है एनसीएफ कि जो टीचर है वो सहयोगकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाए, सुविधा दाता के रूप में, यानी बच्चों को जहाँ जरूरत है वो उस हिसाब से उनको सुविधा दे। उनको अगर ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा मार्गदर्शन देने वाला, कोई एग्जाम्पल देने वाला, आदर्श प्रस्तुत करने वाला टीचर उनके सामने हो, बच्चे उससे क्या करते हैं, अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, अपनी बातों को अभिव्यक्त कर पाएंगे बच्चे। तो सुविधादाता की जो भूमिका है वो एक शिक्षक की होनी चाहिए, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। तो 4 नंबर ऑप्शन ही हमारा राइट रहेगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5 नंबर क्वेश्चन है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम है। यानी अनुसंधान सुझाते हैं, अनुसंधान जो प्रयोग, जो एक्सपेरिमेंट जो किए गए हैं कि कैसे क्या करना चाहिए, कि एक विविध कक्षा में, विविध कक्षा क्या होगी, जिसमें बच्चा क्या होंगे, अलग अलग प्रकार के बच्चे एक कक्षा में शामिल है, अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों की अधिगम में क्या करेगी, मदद करेगी या नहीं करेगी, वो हमें बताना है। और महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, एकमात्र निर्धारक होती है, एक साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, 4 है, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। यानी जो एक विविधतापूर्ण जो कक्षा है, तो एक शिक्षक की जो अपने विद्यार्थियों से अपेक्षा रहती है कि ये विद्यार्थी ये काम करेगा तो सही रहेगा, इसकी इस क्षेत्र में रुचि अधिक है तो वो हमें इस क्षेत्र में ही उसका विकास करना चाहिए। तो क्या होगा, अगर टीचर हर बच्चे को अच्छे से जानता है व्यक्तिगत रूप से, तो क्या करेगी, वो एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ेगी, बच्चों पर क्या छोड़ेगी, एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ेगी। तो 5 का क्या हो जाएगा, हमारा 1st नंबर ऑप्शन ही राइट रहेगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यानी जिन बच्चों को जरूरत है विशेष आवश्यकता, जैसे अधिगम क्षमताएं पाई जाती है, किसी को पढ़ने में दिक्कत है, किसी को लिखने में दिक्कत है, किसी को समझने में दिक्कत है, यानी ऐसे बच्चे हैं तो उनको किसमें शामिल किया जाता है, वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसमें क्या आएगा, हमारा एक काल्पनिक लक्ष्य है, ये एक लक्ष्य नहीं है हमारा कोई, ठीक है, जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, यानी सब बच्चे एक जैसे नहीं है, किसी में क्षमता है किसी में नहीं है। तो जिनमें क्या है,
अक्षमता नया उन बच्चों के लिए हानिकारक है। ये बात तो हानिकारक नहीं है। क्या होगा, सब बच्चों को अगर हम एक साथ लेके चलेंगे तो क्या होगा, सब बच्चों को एक दूसरे से सीखने का मौका मिलेगा, विद्यालयों पर भार बढ़ेगा। तो इससे विद्यालयों का कोई भार नहीं बढ़ेगा। बच्चे को अधिगम कराना विद्यालय का उत्तरदायित्व है। अगर नहीं कराएंगे तो क्या होगा इससे? विद्यालय का काम क्या है आखिर? बच्चों को अधिगम कराना, उनको ऐसी शिक्षाएं देना ताकि वो उसको अपने जीवन में उपयोग कर सके। तो अगर हम ऐसा कर ही नहीं रहे हैं तो फिर किस काम के लिए विद्यालय? तो ये बात तो नहीं आई। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखते हैं। हाँ, ये बात तो सही आएगी इसमें। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनको भी हमें पढ़ाना है, उनको भी शिक्षित करना है, उनको भी दैनिक जीवन की शिक्षा हमें देनी है। तो कौन सा आ जाएगा इसमें? जो 4 नंबर ऑप्शन है वो ही इसमें राइट रहेगा 6 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 7 नंबर। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, यह कथन है। यानी विविध प्रकार के सामाजिक, यानी जिनका सामाजिक क्षेत्र अलग अलग है, यानी अलग अलग प्रकार से वो बच्चे, सामाजिक क्षेत्र है उनका अलग अलग, यानी अलग अलग समाज से आए हुए बच्चे, उनकी आर्थिक स्थिति भी अलग है, अलग अलग उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, वो भी अलग बच्चे हैं आपकी कक्षा में। यानी विविधतापूर्ण है आपकी कक्षा। इसमें क्या होगा, से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यानी जो बच्चे हैं उनसे उनका अधिगम अनुभव बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनको, जो बच्चे हैं उनको एक दूसरे से सीखने मिल रहा है। यानी जो बच्चे हैं अलग अलग समाज से आए हैं, तो एक दूसरे के समाज के बारे में जानने को मिलेगा कि उस समाज के क्या रूल है, नियम है, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में उनको पता चलेगा, उनकी सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है उनके बारे में पता चलेगा। यानी हर बच्चे को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, अगर ऐसी आपकी जो कक्षा है विविधतापूर्ण है। तो पहला क्या दिया हुआ है इसमें ऑप्शन गलत है, क्योंकि यह बच्चों की दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग महसूस करेंगे। तो गलत तो नहीं है, ये बात सही है। सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से नए कौशल सीखते हैं। तो यही ऑप्शन इसमें राइट रहेगा, 7 का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8 क्या दिया हुआ है? 8 नंबर क्वेश्चन है, सुनने में असमर्थ बच्चा। सुनने में असमर्थ बच्चा, यानी बच्चे को सुनने में दिक्कत है। किस प्रकार की अक्षमता है? उसको सुनने संबंधी अक्षमता है। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया? श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा ना जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। तो ये बात तो गलत है। नियमित विद्यालय में भी वो बच्चा अध्ययन कर सकता है, क्योंकि जो हमारी समावेशी शिक्षा है वो क्या कहती है, सब बच्चों को हमें एक साथ लेके क्या करवानी है? शिक्षा करवानी है। यानी शिक्षण कैसा होना चाहिए? जिसमें हर प्रकार का बच्चा शामिल हो, ऐसी कक्षा का हमें आयोजन करना है। तो ये वाली बात तो गलत होगी। तो इससे तो क्या होगा, वो बच्चा सिर्फ जो श्रवण अक्षमता वाले बच्चे हैं वो ही देखेगा अपने आसपास में, तो उसको क्या लगेगा कि सब बच्चे ऐसे ही है, तो कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा उस बच्चे को। तो ये तो नहीं आएगा। केवल अकादमिक शिक्षा में लाभ नहीं उठा पाएगा उसे, उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए, ये भी नहीं। 3 क्या दिया? नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। तो ये वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगर उसको नियमित विद्यालय में भी सुनने में दिक्कत है, उसके सामने मतलब टीचर ऐसे बोले ताकि वो उसको सामने बैठा ले, तो उसके वो जो बोल रहे हैं, उसके जो हाव भाव है उसको देखे समझे। अगर उसी प्रकार की उसको सुविधा या साधन उपलब्ध करा देंगे तो बच्चा उस विद्यालय में भी वो अच्छा कर पाएगा। जो रेगुलर विद्यालय हमारे उनमें भी वो अच्छी प्रोग्रेस कर पाएगा। तो क्या हो जाएगा? 8 का 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभान भावत शिक्षार्थी की है? यानी नीचे 4 हमें विशेषताएं दी हुई है, तो उनमें से हमें देखनी है कौन सी जो विशेषता है वो प्रतिभावान विद्यार्थी की है। प्रतिभाशाली बच्चा जिसकी जो बुद्धि लब्धि है वो कहाँ से होती है? 120 से अधिक होती है, यानी श्रेष्ठ से भी अति श्रेष्ठ। जो गॉड गिफ्टेड बच्चे यानी जिनकी बुद्धि लब्धि लगभग 130 के आसपास रहती है, वो बच्चे प्रतिभावान विद्यार्थी कहलाते हैं।
तो पहला क्या दिया हुआ है, आक्रामक और कुंठित हो जाता है, तो ये तो नहीं, ये तो क्या होगा, किसी बच्चे में किसी प्रकार की समस्या है उस वाले बच्चे में आएगा, वो तनाव से ग्रस्त है या कोई और उसको चिंता है तो उस प्रकार के बच्चे में आएगी। ये जो गुण नहीं कह सकते इसको, जो ये है, ये वाली आक्रामक और कुंठित स्वभाव उसका। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। चार है वह रश्मि व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि, यानी वो जैसे क्या है, वो आराम से नहीं बैठेगा, या तो हाथ हिलाता रहेगा या पैर हिलाता रहेगा। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा, ये तो उस बच्चे में है जिसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम चल रही है। वह बहुत ही तुनक मिजाजी है, तो ये तो स्वभाव से जो बच्चा ग्रस्त है उसमें आएगी। पर जो 2 नंबर का ऑप्शन क्या दिया हुआ है वो इसमें राइट रहेगा। यानी कक्षा की गतिविधियां, यानी वो बच्चे की बुद्धि लगती है, आपको पता है ज्यादा है, अगर उसके हिसाब से कक्षा में कोई चुनौतीपूर्ण कार्य उसको नहीं दिया जाएगा तो वो बच्चा लगेगा क्या करूं मैं, सब कुछ तो मुझे आता ही है, मतलब ऐसा उसको महसूस होगा, वो अपने आप को प्रेरित कम महसूस करेगा। अगर उस बच्चे को अकॉर्डिंग उसको कार्य दिया जाएगा कि उसकी क्षमता के हिसाब से, तो वो बच्चे को लगेगा कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ, मैं इसको कर सकता हूँ, अपने आप को ज्यादा प्रेरित समझेगा। तो ये इसमें राइट रहेगा, 9 का 2 नंबर जो ऑप्शन है वो उस प्रतिभावान जो विशिक्षार्थी है उसकी विशेषता है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, किस प्रकार से बढ़ा सकती है वो हमें बताना है। शिक्षिका पहला है अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, तो इसमें क्या होगा, बच्चा पुरस्कार के लिए पढ़ेगा, नहीं कि उसको सीखने के लिए समझने के लिए पढ़ेगा, तो ये तो नहीं। ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। 3 है अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। 4 है विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करके। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो सबसे बेहतर है, जिससे वो शिक्षिका है वो प्रभावी अधिगम करवा सकती है? तो क्या होगा, इसमें जो विषय वस्तु है यानी जो वो पढ़ा रही है उसको उसके जो दैनिक जो जीवन है उसका, जो दिन में जो रात में जो, मतलब वो उसके आसपास जो घटित हो रहा है उसके साथ संबंधित करके उसको जो पढ़ाएगी, तो वो अधिगम उसको ज्यादा याद रहेगा, यानी प्रभावी होगा वो अधिगम। तो 10 का क्या आ जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 11 क्या दिया हुआ है बच्चे के बारे में, 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास में, बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही, यानी बच्चे को लेके ये बताने हैं हमें। पहला क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है। यानी इन जो चार ये जो बच्चों के बारे में बताया गया है उनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। 11 में क्या लग रहा है आपको, क्या क्या आना चाहिए 11 में? 11 में आना चाहिए कि बच्चे समस्या समाधान करता है, हाँ तो समस्याओं का समाधान तो बच्चे निकाल के लाते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, पर सोल्व तो उसको करते हैं। वैज्ञानिक शोधकर्ता भी है, ठीक है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक भी है, सक्रिय तो है, बच्चे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तभी तो बोला है कि ऐसा अधिगम करवाना जिसमें बच्चा खुद से करे उस चीज को, तो ये भी सही है। तो 2, 3 और 4 राइट है, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है 2 नंबर का ऑप्शन, तो ये इसमें राइट हो जाएगा, फर्स्ट को छोड़ के बाकी सब सही है, 11 का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12 का दिया विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? संप्रत्यात्मक यानी जो प्रत्यय देकर उस चीज को समझाना, यानी मूर्त वस्तुओं के बारे में अगर हम अधिगम करवा रहे हैं तो कौन सी जो विधि है वो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपको बताना है। पहले पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। दूसरा है याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। तीसरा है विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण दे रहा उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। चार है जब तक विद्यार्थी में वांछित संपर्कात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड देना। तो दंड तो नहीं देना है, इससे बच्चा डर जाएगा, वो उस चीज को नहीं जान पाएगा। नहीं, एक बार क्या पता डर के मारे वो चीज को जान भी ले पर वो चीज उसके ज्यादा टाइम तक याद नहीं रहेगी, तो ये तो नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो कौन सा आना चाहिए 12 नंबर में, 12 में आएगी विद्यार्थियों को बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए जाने चाहिए ताकि बच्चा उनके बारे में सोचे, अपने जो तर्क है वो रखे, यानी बहुत सारे उदाहरण देंगे तो क्या होगा, बच्चा उनके बारे में सोचेगा, अपने विचारों को व्यक्त करेगा,
तो ये तरीका सबसे बेहतर रहेगा 12 नंबर क्वेश्चन का। थर्ड नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। यानी प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं वो कहाँ पर बेहतर तरीके से सीख पाएंगे, वो आपको बताना है। पहला क्या दिया? जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या दिया? जहां शिक्षक एकाधिकारवादी और स्पष्ट आदेश देते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तीन क्या दिया? जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। चार है जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थी से निष्क्रिय रहने के लिए अपेक्षा करता है। यानी टीचर ही सब कुछ कराएगा, बच्चा आएगा, सुनेगा और चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो नहीं, चार का तो गलत है। ठीक है, जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की यानी गणना करने पे ही जोर दिया जाता है, तो ये भी नहीं। उसके हर क्षेत्र का विकास करना है, तभी तो बोला ना सी से। यानी क्या होगा? जहाँ बच्चे के शैक्षिक और अशैक्षिक दोनों ही पहलुओं को क्या करना है, हमें बढ़ाना है, उनका विकास करना है। वो सबसे बेहतर क्या है? शिक्षण है। ठीक है, तो क्या होगा? ये भी नहीं आएगा। और क्या दिया? शिक्षक एकाधिकारवादी, यानी शिक्षक का ही अधिकार होगा, बच्चों को ना सुनना है, ना बोलना है, ना कुछ जानना है, आना और चले जाना है। ठीक है, तो ये भी नहीं। जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, यानी बच्चे के मन में क्या चल रहा है उस चीज को जाना जाएगा, समझा जाएगा और फिर उस चीज का समाधान निकाला जाएगा, वो सबसे सही होगा। तो यही इसमें राइट रहेगा 13 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन। 14 क्या दिया हुआ है? एक बच्चा खिड़की के सामने से कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है आपको, वो आपको बताना है। पहला दिया, बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती है। दूसरा है, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। तीसरा है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो कौन सा लग रहा है आपको इसमें सही होना चाहिए? इसमें क्या आएगा? ये 2 नंबर का जो ऑप्शन है कि बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो, यानी बच्चा जानता है कि पक्षी क्या होता है, वो उड़ता है, उसके पंख होते हैं, यानी ऐसा एक प्रत्यय है जिसके बारे में बच्चे ने जान लिया है। यही बात इसे स्पष्ट हो रही है। तो 14 का जो 2 नंबर है यानी केवल बी, तो केवल बी दिया हुआ है 4 नंबर ऑप्शन में, तो ये इसमें राइट हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन 14 नंबर क्वेश्चन का। 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 15 नंबर क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। भीतरी प्रेरणा क्या होगी? यानी बच्चा आंतरिक रूप से उसकी खुद के अंदर ऐसी जिज्ञासा रुचि पैदा हो जाएगी कि बच्चा उस चीज को करने के लिए तत्पर हो जाएगा, यानी अंदर से उसके हाथ लगेगा कि हाँ मुझे ये काम करना है। वो ना किसी पुरस्कार के लिए, ना अच्छे अंक लाने के लिए, ना माता पिता के डर से पड़ेगा। उसको खुद से लगेगा कि वो उसको वो काम करना ही है और अच्छे से करना है। तो ऐसा किस प्रकार से आप कर सकते हैं शिक्षक होने के नाते? चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। दूसरा है, तुम उसको जैसे क्यों नहीं हो सकते देखो, उसने इसे एकदम ठीक कर दिया है। तीन क्या दिया? काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। चार है, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो इसमें सही होना चाहिए? इसमें आएगा 4 नंबर का ऑप्शन कि इसे करने की कोशिश करो, यानी आप कोशिश तो करो, चाहे वो गलती क्यों ना हो, बार बार अगर आप कोशिश करोगे उस चीज को करने की तो आप सीख जाओगे। अब क्या होता है, जो गलतियां करता है बच्चा, गलतियों से सीखना, यानी जो गलतियां है वो भी अधिगम में क्या करती है? महत्वपूर्ण होती है, यानी बच्चा अपनी गलतियों से भी सीखता है। एक बार वो गलती करेगा तो दोबारा उसको पता है ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये गलत है, तो गलतियों से उसने सीखा। तो क्या होगा? गलतियां भी जो सी अधिगम में क्या होती है? सीखने का एक साधन होती है, यानी बच्चा अपनी गलतियों से भी सीखता है। तो 15 में 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट रहेगा। 16 क्या दिया? कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। किस प्रकार से? उनमें चिंता और डर पैदा करके। चिंता तो नहीं करना, इससे तो बच्चा किसी एक समस्या से ग्रस्त हो जाएगा, यानी उसमें किसी ना किसी प्रकार की अक्षमता आ जाएगी। डर डर से भी नहीं करना। दूसरा है प्रतियोगितात्मक परीक्षण से। तीसरा है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने में उसमें
उनकी मदद करनी चाहिए। 4 दिया हुआ साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे टॉफी वगैरह। कौन सा लग रहा है जो 16 में राइट हो सकता है? तो 16 में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो पॉजिटिव है, कि उसके जो व्यक्तिगत लक्ष्य है, यानी बच्चे को जाने की वो आखिर करना क्या चाहता है, उसका कोई लक्ष्य है जो उसने लक्ष्य निर्धारित कर दिया, तो उस लक्ष्य को पाने में उसकी मदद करके ही टीचर एक क्या होगा, उसको आंतरिक रूप से प्रेरित कर सकता है। तो 16 का क्या आ जाएगा? थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। कौन सा? थर्ड नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। यानी एक शिक्षक होने के नाते आपको क्या करना है जिससे बच्चा क्या हो जाए, उत्प्रेरित हो, यानी उसको कुछ काम करने की इच्छा हो। तो पहला है सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए सीखना पसंद करें। दूसरा है रटकर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्याशमन करने में अच्छे बने। तीसरा है दंडात्मक उपायों का प्रयोग करें जिससे शिक्षक का सम्मान करें। 4 है ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सके। कौन सा आपको लग रहा है जो सही होना चाहिए? रटाना नहीं है, दंड नहीं देना, यानी 2 और 3 तो नहीं आएंगे, ये तो दोनों गलत है। ये बचा है हमारे पास में फर्स्ट और 4 नंबर ऑप्शन। ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में अंक अच्छे आ जाएंगे, पर बच्चा क्या उस चीज को जान पाया, समझ पाया? नहीं, तो ये भी नहीं आएगा। इसमें क्या आ जाएगा? 17 का सिर्फ फर्स्ट नंबर ही ऑप्शन ऐसा है जो सही होना चाहिए। यानी इस प्रकार से उनके अंदर जिज्ञासा पैदा कर दो ताकि बच्चा उस चीज को सीखे, और सीखने के लिए वो क्या करे, सीखना पसंद करने लग जाए। तो 17 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है? या नीचे जो उदाहरण दिए गए उनमें से आपको देखना है कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय का हुआ, यानी ऐसा विद्यालय है जो बच्चों के लिए शिक्षण बेहतर तरीके से करवाता है, प्रभावशाली विद्यालय। पहला है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन करना, यानी दो बच्चों में हमेशा कंपटीशन का भावना रखना, तो ये तो नहीं। शारीरिक दंड देना, ये भी नहीं। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, और 4 है प्रतियोगितात्मक कक्षा। तो कौन सा लग रहा है जो सही होना चाहिए? यानी व्यक्ति सापेक्ष, यानी बच्चे को ध्यान में रखे कि ये बच्चे में किस प्रकार की क्षमता है, कौन सा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में वो उसका विकास बेहतर हो सकता है, उस क्षेत्र में ही लेके जाना। तो 18 का कौन सा आ जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। 19 क्या दिया? विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है, यानी विकास के सिद्धांत होते हैं। आपको पता है कि विकास की जो गति होती है वह सब बच्चों में अलग अलग होती है, उनकी जो क्षमताएं हैं वो अलग अलग होती है। विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होती है, यानी पहले सिर का विकास होता है, फिर हमारे पैरों का विकास होता है, नीचे की तरफ जाता है, केंद्र से बाहर की तरफ होता है। ठीक है, यानी क्या होगा, जो बच्चे का विकास है वो एक दूसरे से संबंधित, यानी मानसिक सामाजिक जो भी उसका विकास है वो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। और होता है विकास का एकीकरण का सिद्धांत, यानी सबका जो विकास है वो समान होता है। जैसे पहले सिर का हुआ है तो सबका सिर का ही विकास होगा, जरूरी नहीं है कि एक बच्चे का सिर का होगा दूसरे बच्चे का पैर का, नहीं। सबका जो विकास का सिद्धांत है वो समान हो, ठीक है। उनकी गति है वो अलग अलग होती है। तो विकास का जो सिर पदाभिमुख सिद्धांत है वो क्या कहता है कि विकास सिर से पैर की तरफ चलता है। तो 19 में क्या आ जाएगा हमारा? 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, सिर से पैर की ओर। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी बच्चे का जो भाषा का विकास है आपको पता है जन्म पूर्व समय में तो होता नहीं है, यानी जन्म से पहले क्या बच्चा भाषा सीख लेता है? नहीं। तो कब होता है? जो शैशव काल वाला जो अंतिम है या बाल्यावस्था का जो प्रारंभिक समय है उसमें बच्चे में भाषा का विकास से होता है। तो जन्म पूर्व का समय तो नहीं आएगा, ये ऑप्शन तो कट गया। मध्य बचपन का समय, तो मध्य बचपन का समय न आके क्या आएगा? वयस्क अवस्था में भी नहीं सकता, तब तक तो बच्चे को बहुत ज्यादा हो जाता है भाषा का। प्रारंभिक जो बचपन है, यानी जो हमारा, या लगा लीजिए 1.5 वर्ष, यानी 2 वर्ष से 3-4 वर्ष तक बच्चे में भाषा का विकास अच्छा खासा हो जाता है, यानी बच्चा सीख लेता है जैसे उसको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। यानी जब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है 2-3 साल में, तब बच्चे में भाषा का विकास हो जाता है, वही जो भाषा की संवेदनशील अवस्था होती है। तो क्या हो जाएगा? 20 में 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 21 क्या दिया हुआ है? 21 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी है।
उसे नित्य परीक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह अंत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्न दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। यानी एक 6 वर्ष की लड़की है और उसके जो मम्मी पापा हैं दोनों ही खिलाड़ी, यानी उसको क्या मिला है, जन्मजात ही मिला है, यानी उसको अपने पूर्वजों से जो खेलने का जो गुण है वो मिला है विरासत में। और क्या है, वो उसको जो वातावरण है, एनवायरनमेंट भी वैसा ही दिया जा रहा है ताकि उसने जो गुण उसको मिला है उसको और ज्यादा वो सुधार के बेहतर कर सके। तो किसका परिणाम हो जाएगा ये, अनुवांशिकी और वातावरण दोनों का परिणाम आएगा। ये किसका, दोनों का परिणाम आएगा। तो उनके माता पिता से वो बेहतर बन जाएगा, यानी उसमें कुछ गुण तो है, वो कुछ गुण तो उसको अपने पूर्वजों से मिले हैं और कुछ गुण में क्या, उनमें और ज्यादा सुधार कर सकता है, संशोधित कर सकता है उनको। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 21 में आ जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन। ये अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का क्या है, परिणाम आएगा। 21 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। 22 क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। सामाजिकरण यानी जब बच्चा समाज के संपर्क में आता है तो उसके नियमों को, उसमें क्या करना है, उसको क्या नहीं करना, जो सीखने लगता है वो सामाजिकरण है। और सामाजिकरण की जो प्राथमिक इकाई है वो क्या है, हमारा परिवार। यानी बच्चा सबसे पहले अपने परिवार के संपर्क में आता है, फिर वो धीरे धीरे स्कूल जाता है, अपना जो आस पड़ोस है वहां जाता है, फिर उसका सामाजिकरण बाहर होता है। ठीक है, पहला क्या हो गया, परिवार हो गया। क्या है, कौन सा, गौण वाहक है, यानी ठीक है उससे बच्चे का सामाजिकरण तो होता है पर वो हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो पहला दिया परिवार और पास पड़ोस, दूसरा है विद्यालय और पास पड़ोस, तीसरा है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, चार है परिवार और रिश्तेदार। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो इसमें सही होना चाहिए। तो विद्यालय में भी बच्चा सामाजिकरण सीखता है और पास पड़ोस में, तो ये क्या है, गौण वाहक है। परिवार में बच्चा करता है ये हम सबको पता है, पर जो विद्यालय में भी करता है और पास पड़ोस में करता है बच्चा, वो क्या होते हैं, गौण वाहक आ जाएंगे। ठीक है, तो 22 में 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, 23 क्या दिया है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण। तो लेव वाइगोत्स्की फर्स्ट क्वेश्चन भी इसी से था। ठीक है, कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास है उसमें जो संज्ञानात्मक पहलू है वो कब होता है, जब बच्चा समाज के साथ क्रिया करना स्टार्ट करता है, यानी सामाजिक अन्योन्य क्रियाएं जब बच्चा प्रारंभ करता है तब उसका संज्ञानात्मक विकास प्रारंभ हो जाता है। तो क्या आ जाएगा 23 में हमारा, 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, सामाजिक अन्योन्य क्रियाओं द्वारा उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। की ऐसा। 24 क्या दिया हुआ है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तरह के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार है तो उसके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो कौन सा कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। और कितनी क्या बताई ने, क्या बताई थी, 3 स्तर बताए थे, उसकी 6 अवस्थाएं बताई थी। पहला पूर्व परंपरागत, फिर परंपरागत और 3 नंबर का पश्च परंपरागत। ठीक है, पहले बच्चा दंड से नैतिकता का पालन करता है, फिर लेने देने वाला भाव कि तूने किया मैं भी करूंगा, वो वाली आ जाता है। फिर बच्चा क्या होगा, अच्छा बनने के लिए करेगा, यानी अच्छा लड़की है लड़के वाला भाव आ जाएगा। फिर समाज के जो नियम है उनको जानेगा, उसी के अकॉर्डिंग करेगा। फिर वो नियमों में बदलाव चाहेगा और लास्ट में वो आंतरिक विवेक से सोचेगा कि नहीं ये उसके लिए सही है, ये उसके लिए सही है, अपनी अंतरात्मा से सोचना स्टार्ट कर देगा। ये सब कोलबर्ग ने बताया है। तो इसमें क्या कर रहा है बच्चा, आप ईमानदार हैं, ठीक है, तो आप ईमानदार है तो उसके माता पिता आप पर क्या करेंगे, गर्व करेंगे। यानी क्या हो गया इसमें, माने एक जो बच्चा ईमानदार, माता पिता उस पे गर्व करेंगे क्योंकि वो बच्चा ईमानदार है इसलिए गर्व करेंगे। तो इसमें कौन सा आपको लग रहा है, कौन से स्तर में है बच्चा, वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसमें आ जाएगा सामाजिक संकोचन अनुकूल, यानी जो समाज के नियम है उसी के हिसाब से चल रहा है बच्चा। ठीक है, तो 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें राइट रहेगा 24 में। अच्छा लड़की यानी अच्छा बनने के लिए तो नहीं कर रहा, दंड से भी नहीं कर रहा है और कानून व्यवस्था का अनुकूलन भी नहीं कर रहा है, तो सिर्फ क्या आ जाएगा, जो समाज को जो नियम है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है सिर्फ उसी के हिसाब से। ठीक है, तो ये इसमें राइट हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन 24 में। 25 क्या दिया, जीन प्याजे के अनुसार, जीन प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, वो आपको बताना है। तो जीन प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया,
संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। 4 क्या बताई थी? अवस्थाएं बताई, पहली संवेदीगामक अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 4 पे बताई अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और हर अवस्था की अपनी अलग अलग विशेषताएं जीन पियाजे ने बताई है। पहला क्या है ऑप्शन दिया इसमें, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। दूसरा है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। तीसरा है ईश्वरीय न्याय पर विश्वास। 4 है शिक्षकों के माता पिता द्वारा पुनर्बलन। तो पुनर्बलन के बारे में तो जीन पियाजे कहीं नहीं बोलते, तो ये तो नहीं आएगा। ईश्वरीय न्याय पर विषयान, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, जो भगवान करेगा वो ही सही है, बट ऐसा भी नहीं कहता है जीन पियाजे। वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ठीक है। पहला क्या, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन करना, यानी बच्चा जैसे समाज में आएगा, पर्यावरण आएगा, तो वो धीरे धीरे उसका अधिगम होता जाएगा, ये मीन प्याजे कहते हैं। तो 25 में क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही राइट रहेगा। 26 क्या दिया हुआ है, जीन प्याजे के अनुसार, क्या है, जीन प्याजे के अनुसार प्रारूप स्कीम निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। स्कीम क्या होती है, यानी अपना व्यवहार, जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे मन में जो विचार आते हैं वो हमारी क्या, स्कीम आती है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, हमने जो व्यवहार में ले लिया, जो अनुभव कर लिया, वो स्कीम बन गई हमारी। तो जानकारी में संशोधन, यानी नवीन जानकारी हमने ली, उसमें संशोधन किया पुराने के अनुभव पे, और पुराने में संशोधन क्यों किया, जो नवीन जानकारी हमने हासिल की उसमें आ गया। तो 26 में कौन सा आपको लग रहा है जो सही आएगा, कि जो नवीन में जानकारी में संशोधन किया वो हमने समावेशन किया, यानी कुछ नया सीखा है, और जो पुरानी में संशोधन किया वो उस चीज को हम समायोजन के लिए कर रहे हैं। यानी जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे गर्मी हो, ठीक है, जैसे हम ठंड में जाएंगे तो क्या करेंगे, अपने आप को उसी में डालने की कोशिश करेंगे, समायोजन करने की कोशिश करेंगे। पहला हो जाएगा समावेशन, नवीन में जो संशोधन होगा वो समावेशन होगा, और जो पुरानी में संशोधन करेंगे नवीन को लेके, वो हमारा समायोजन हो जाएगा। तो 26 में 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। 27 क्या दिया हुआ है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाते हैं। यानी प्रगतिशील शिक्षा, ऐसी शिक्षा जिसमें बच्चे को ध्यान में रख के क्या करवाया जा रहा है, शिक्षण करवाया जा रहा है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा। तो एक शिक्षक होने के नाते आपको कैसे करवाना है अधिगम, वो आपको बताना है। खोज को प्रोत्साहन देता है, नियामक है। 3 है समावेशन को हतोत्साहित करेगा, तो हतोत्साहित तो नहीं करूंगा, प्रोत्साहित करना है उसको। आवृत्ति को बढ़ावा देता है। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो इसमें सही हो सकता है 27 में, यानी आवृत्ति को बढ़ावा देगा, बार बार उस चीज को दोहराने की बात करेगा, वो अभ्यास करवाएगा, तो ये इसमें राइट रह जाएगा। 27 में आ जाएगा हमारा 4 नंबर का ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, यानी जो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है, उन्होंने क्या कहा, 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत की हर जो व्यक्ति है उसमें अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, किसी में स्थानिक होती है, किसी में संगीतात्मक होती है, किसी में शारीरिक होती है, ठीक है, किसी में प्रकृति को ध्यान में रख के होती है। तो उस हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की, किसी को दूसरे के मन को जानने की बुद्धि होती है, किसी को अपने मन को जानने की होती है। तो हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धियां पाई जाती है। ये कौन कहते हैं, हार्वर्ड गार्डनर, और 8 प्रकार बताए इन्होंने बुद्धि के, ठीक है। तो अब देखना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको 28 नंबर क्वेश्चन में। हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा है बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से निर्धारित किया जा सकता है। तीसरा है शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ने के लिए बहुबुद्धियों का एक रूपरेखा तैयार तरह ग्रहण करे। 4 है क्षमता भाग्य और अवधि के भीतर नहीं बदलती। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो 28 में सही रहेगा, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधि, यानी बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाएगा तब वो सही रहेगा, तो इस प्रकार से पढ़ाएंगे और उसकी रूपरेखा हम पहले ही तैयार कर लेंगे कि आज मुझे ये करवाना है, इस प्रकार से मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, देखूंगा कि कितना बच्चों को समझ में आया, फिर क्या करेंगे दूसरे दिन, अगर उसी से समझ में आ रहा है तो ठीक है, उसको और बेहतर करेंगे, वरना कोई नया तरीका लेके आएंगे। तो क्या आ जाएगा 28 में 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा सही रहेगा। 29 क्या दिया हुआ, 29 नंबर क्वेश्चन है,
कोई 5 साल की लड़की एक टी-शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में से कौन-सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो ये कौन-सा आएगा? लेव वाइगोस्की वाला जो अपने आप से निजी वार्तालाप करे वो क्या करे अपने आप को क्या करने के लिए कर रही है? निर्देशित करने के लिए करे। जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचार की अहम केंद्रीय प्रकृति के बारे में करेंगे। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रीय भाषा कहेंगे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है इसमें जीन पियाजे की इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोस्की इसे खोजबीन मानेगा। 4 पे दिया जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेगा। यानी क्या कर रहा है इसमें जो 4 है वो ही राइट रहेगा। यानी उसने देखा है कि उसकी जो माँ है वो क्या करती है टी शर्ट को तय करते समय ऐसे करती है, तो बच्चा उसी का क्या कर रहा है? अनुकरण कर रहा है। क्योंकि जो 5 साल का बच्चा है उसको नहीं पता है क्या करना है कैसे वो उस टाइम अनुकरण द्वारा सीख रहा है, तो ये इसमें राइट रहेगा। 29 का क्या आ जाएगा हमारा 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट रहेगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? लिंग है, यानी लिंग जो जेंडर है वो क्या है वो आपको बताना है। जैविक सत्ता है, शारीरिक संरचना है, सहज गुण है या सामाजिक संरचना है। तो क्या है लिंग? लिंग एक जैविक सत्ता है, यानी हमें जो विरासत में प्राप्त हुआ है वो क्या है? लिंग। ठीक है, कोई शारीरिक संरचना नहीं है। शारीरिक संरचना हमारे आंख नाक ये हो जाएंगे। ठीक है, तो सहज गुण भी नहीं है कोई हमारा, ये ना कोई सामाजिक जो हमारे जो नियम है समाज है उसके नहीं। क्या है? एक जैविक सत्ता है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, यानी जो हमने जेंडर तय करके है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, एक जैविक सत्य है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 30 का फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है वो ही इसमें राइट रहेगा। तो इस प्रकार हमने कर लिए सीडीपी के 30 क्वेश्चन आंसर डिस्कस, यानी 7 क्लासेस हमने कर ली है सीडीपी के 30 क्वेश्चन आंसर की। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।